नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के नियमों के उल्लंघन के मामले में हाल ही में बजाज फाइनेंस पर ई-कॉम, इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत लोन देने पर रोक लगा दी और इससे पहले एचडीएफसी बैंक और एमएनएम फाइनेंस पर भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई की जा चुकी है। वैसे स्मॉल टिकट साइज लोन लेना अब कुछ मुश्किल नहीं रहा। बैंक, एनबीएफसी, फिनटेक भी इन्हें मिनटों में प्रोसेस कर रहे हैं। पर क्या वाकई आपको इन तरह के लोन लेने चाहिए? इंस्टेंट लोन लेने से पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? फटाफट लोन की बारीकियां आज हम समझने वाले हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज। पंकज जी और प्रतिभा, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो लोन लेना होता है, स्पेशली जो फटाफट लोन है, चुटकियों में है, ये साल के लगभग समय, जब हम दिवाली के बाद का समय हो गया या फिर त्योहारी सीजन में, शादियों के सीजन में बहुत ज्यादा देखते हैं। पंकज जी काफी सक्रिय हो जाते हैं। एनबीएफसीज हो गए हैं, फिनटेक कंपनियां होती है, छोटी डिजिटल लेंडिंग कंपनियां होती है। कॉल दर कॉल आपको आते रहते हैं कि आपको क्या लोन चाहिए, छुट्टियों पर जाने के लिए लोन, घर के रेनोवेशन के लिए लोन, क्या किस चीज के लिए तक लोन नहीं मिलता है। अब हर चीज के लिए लोन उपलब्ध है। लेकिन अभी जो ये एक हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर आरबीआई की तरफ से आई है, जो एक सख्त कार्रवाई की गई है सबसे बड़े बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पर, मैं आपसे पहले समझना चाहती हूं कि ये हुआ क्या है और आखिरकार आरबीआई को ऐसा सख्त कदम उठाना क्यों पड़ा? स्वाति जी नमस्कार। देखिए, जहां तक बात है बजाज फाइनेंस की, तो उनके दो लोन प्रोडक्ट्स इंस्टा ईएमआई और जो कि मतलब ये डिजिटल लेंडिंग सिस्टम है, उस पर रोक लगाई गई। अब वजह यह है कि जो डिजिटल आरबीआई की गाइडलाइन थी, लास्ट ईयर आरबीआई ने गाइडलाइन इशू की थी, उसमें एक था की फैक्ट स्टेटमेंट कि हर इस तरह के वेंडर को की फैक्ट स्टेटमेंट जारी करना होगा। उसमें सारी बातें, जो भी फीचर्स हैं, वो लिखने होंगे। तो शायद उसमें कुछ खामियां पाई गई के चलते हुए आरबीआई ने कदम उठाया। लेकिन इस तरह से बहुत सी जहां पर जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, शायद उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा होगा। तो देखिए, गाइडलाइन इसीलिए जारी की गई थी कि कहीं ना जो लोन इतना इजीली मिल रहा है, उसमें ट्रैप होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। और इसके लिए ग्राहक जब भी लोन ले, उसको पूरी जानकारी हो। तो ये जैसा आपने एग्जांपल दिया कि बजाज फाइनेंस, उसके साथ साथ एमएनएम और एचडीएफसी, तो पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं और आने वाले समय में भी अगर ग्राहक जागरूक नहीं होंगे तो शायद वो फंस सकते हैं। इसके लिए इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो ये जो पूरा जो ये मामला है आरबीआई के कड़े एक्शन का, और ऐसे कई और बैंकों पे कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। ये जो की फैक्ट स्टेटमेंट है पंकज जी, इसके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि आरबीआई का कहना था कि जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है, उनका उल्लंघन किया गया है। की फैक्ट स्टेटमेंट में जो कुछ होना चाहिए या जैसी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, उसमें खामियां पाई गई। की फैक्ट स्टेटमेंट क्योंकि ग्राहक के लिए पढ़ना बेहद जरूरी होता है लोन लेने से पहले, कोई डिजिटल लोन या जिसको हम इंस्टेंट लोन कहते हैं, आमतौर पर क्या जानकारी इसमें होती है सर? बिल्कुल। देखिए स्वाति जी, क्या है, जब आप कोई भी लोन लेते हैं, मान लीजिए अगर आप बड़े अमाउंट का लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, तो आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं और काफी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी होती हैं। तो लोन कोई भी हो, टर्म्स एंड कंडीशन तो होंगी। लेकिन क्योंकि छोटे लोन में अक्सर, और ये स्पेशली जब आप डिजिटल मोड में ले रहे हैं, ऑनलाइन लोन ले रहे हैं, तो उतनी सारी जानकारी ना तो पढ़ने का आपको टाइम होगा, ना आम नागरिक बोरोवर इस चीज को पढ़ पाता है। तो इसके लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया कि एक समरी दी जाए। तो एक सिंपल वर्ड्स में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और कम शब्दों में सारी जानकारी में, जैसे कि आपका लोन का एनुअल रेट क्या होगा आपको, क्योंकि ये भी कहा गया है कि आपको लोन के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड भी मिलेगा। यानी कि क्योंकि आप ऑनलाइन लोन ले रहे हैं, हो सकता है कि आपको जरूरत ना हो, या आपको, जैसे हम इंश्योरेंस में देखते हैं कि एक फ्री लुक पीरियड होता है, इसी तरह से इस तरह के लोन में भी एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया, जो कि
अगर 7 दिन से कम का टेन्योर है तो 1 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड, और 7 दिन से अधिक का यदि लोन का टेन्योर है तो कम से कम 3 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड भी मिलेगा। इसको ज्यादा भी दिया जा सकता है, बट आरबीआई की गाइडलाइन है। और इसी तरह से अगर आपको बीच में अपना लोन रिपे करना है या चार्जेस को लेकर, ये सब बातें आपको बतानी होंगी। तो यदि आपका जो ये की फैक्ट स्टेटमेंट है वो दिया नहीं जा रहा है, या फिर उसमें जो बातें आरबीआई ने कही हैं उसमें कहीं कमियां हैं, वो पूरी बातें नहीं बताई जा रही है, तो इसका मतलब कि जो आरबीआई की गाइडलाइन है रेगुलेट करने, उसको कॉम्प्लाई नहीं किया जा रहा है। और जहां तक बात है बजाज की, तो यही इसी तरह की कुछ कमियां पाई गई, जिसके आधार पर उनके 2 प्रोडक्ट सस्पेंड कर दिए गए। बिल्कुल, ये हमने समझा लोन के बारे में कि गड़बड़ी कहां पर हुई है और किस तरीके से आरबीआई सख्ती दिखाई है। कुछ बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए ग्राहकों को, उसके तहत कंप्लायंस नहीं होने के चलते कुछ पाबंदियां लगाई गई कुछ बैंकों पर, कुछ एनबीएफसीज पर। ये जो फटाफट लोन देने का जो ये आज का नहीं है, और शुरुआत में मैंने शो के यही कहा था, ये एक नया फैशन सा बन गया है। हर कोई चाहता है कि उनकी मनपसंद चीज उनके हाथ में आ जाए तो क्यों ना लोन ले लिया जाए। अब क्योंकि उस तरीके के लोन भी उपलब्ध हैं, पहले तो होम लोन लेने के लिए आपको एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चाहिए, या गाड़ी का लोन लेने के लिए आपको प्रोसेस चाहिए होता है, पर ये जो स्मॉल टिकट साइज लोन होते हैं इनमें ज्यादा माथापच्ची होती नहीं है। लेकिन पहले माथापच्ची हो ना हो, बाद की माथापच्ची सिरदर्दी लोगों की सिर जरूर चढ़ जाती है। ये जो चुटकियों में लोन होता है, ये लोग यूजुअली लेते क्यों हैं, और ये जो बैंक्स या एनबीएफसीज बेसिकली या फिनटेक कंपनियां हैं, ये कैसे बांटती है ग्राहकों को? जैसे आपने कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदना चाहिए, आपके घर में आपको टीवी लेना है, तो एक सिंपल सा ये है, आपके पास पैसा है टीवी लेने के लिए, आपने इकट्ठा किया हुआ है और आप शॉप में जाते हो टीवी लेने के लिए, तो वो बताते हैं आपको 0% ईएमआई में मिल जाएगा। बैक एंड में बजाज फाइनेंस जैसे कोई भी कई सारे कंपनियां आपको 0% ईएमआई में देते हैं। तो आप सोचते हो कि मैं छोटा टीवी लेने आई थी, लेकिन अगर मुझे ईएमआई मिल रहा है तो क्यों ना मैं थोड़ा बड़ा टीवी लूं। तो आपका थोड़ा लालच होता है कि बेटर अगर ले सके तो क्यों ना ले। तो ये एक पॉपुलर तरीका है, जो आप अगर शॉपिंग आपको 0% लोन मिला जाता है। और कई सारे ऐसे एप्स है, आपको कोई बेनिफिट के लिए आपने डाउनलोड किया तो तुरंत आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है, तो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मान लो आपको कोई हॉलिडे में जाना है, आप इंटरनेशनल हॉलिडे में जाना चाहते हो, लेकिन अभी आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आपके पास लोन नहीं कर सकते वो लोन, क्योंकि वो तो सबको अच्छा लगता है, छुट्टी पे जाते वक्त भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका नतीजा जो है, आप अगला 12 करोगे तो बहुत प्लान का पूरा चौपट हो जाएगा, शायद आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉप करने, और आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि आप कितना सारा इंटरेस्ट पे के जरिए कितना सारा पे कर रहे हो। बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि इंस्टेंट लोन जो है या डिजिटल लोन, फटाफट लोन, चाहे कुछ भी कह लीजिए, नाम अनेक है लेकिन काम एक ही है। क्यों ऐसा होता है कि इनको कहा जाए आप लोन लीजिए चुटकी? जैसा मैं पहले बोला था कि लोन प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया होती है वो दस्तावेज के बाद, एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद, आपका सिबिल स्कोर चेक करने के बाद होती है। लेकिन कोई अगर आपको कह दे कि आपका लोन तो 1 दिन में प्रोसेस हो जाएगा, क्या वाकई लेने सही रहते हैं? और क्या बिना दस्तावेज चेक किए, केवाईसी के अगर आपको बोले कि आप में, तो क्या वो सही तरीका है? स्वाति जी, लोन कुछ घंटों में नहीं बल्कि कुछ मिनटों में ही सैंक्शन हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। आजकल P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो नहीं है कि सिबिल है या आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री है, उसको वेरीफाई नहीं किया जाता है। एक्चुअली है जिसकी मदद से उनके पास, क्योंकि बैंकिंग एग्रीगेटर का लाइसेंस है, तो जैसे ही आपने परमिशन दी तो आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, आपके इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करते हैं उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सुविधा के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट जानकारी उनको मिल जाती है, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ऑनलाइन ये वेरीफाई
उसके आधार पर लोन मिलता है। तो केवाईसी हो या फिर आपके पेमेंट हिस्ट्री हो या आपकी क्रेडिट वर्दीनेस हो, ये बिल्कुल देखी जाती है। लेकिन फर्क ये है कि यहां पर थोड़े से चांसेस हो सकते हैं कि यहां पर कुछ, जब आप एक ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, खुद देखते हैं तो हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखा जाता है तो यहां कुछ कई बार कुछ कमियां रह सकती हैं, वो एक पार्ट है। लेकिन दूसरी बात यह है, होम लोन लेते हैं या फिर कार लोन, पर्सनल लोन लेते हैं तो कहा जाता है कि एक मिनिमम क्रेडिट स्कोर आपका इतना होना चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह के छोटे लोन लेते हैं तो ये थोड़े से बोरोवर्स जिनका प्रोफाइल उतना स्ट्रांग नहीं होता है उनको भी लोन मिल जाता है, और यहीं पर थोड़ा सा गलती होने के और थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है कि फिर बाद में जो रिकवरी होगी उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। तो इसके लिए जल्दी मिलता है तो यहां ट्रैप होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और हमने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से फटाफट लोन या चुटकियों में लोन देने फर्जी कंपनी के बारे में बाकायदा हमने कई मुहिम चलाए हैं बताने के लिए कि जागरूक होना चाहिए ग्राहक को। अगर वो पैसा कहीं से ले इस पर तो मुफ्त में नहीं होगा, उसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी कहानी होगी जो शायद कई बार आपको मालूम नहीं होती है। जब तक आपको इसके बारे में मालूम, आप उस पर आगे बढ़िए और समझिए और जानकार आप जहां से लोन ले रहे हैं वो है कंपनी जो आपको लोन दे रही है। तो फटाफट लोन जरूर है, सुविधा जरूर है कि आपको तुरंत पैसा मिल रहा है अपने जरूरत के लिए, लेकिन हमेशा वो सही नहीं भी। लोन को समझना बेहद जरूरी है प्रतिभा, और वो ये कि हम कहते हैं कि कुछ गुड लोन होते हैं, कुछ बैड लोन होते हैं। तो सबसे पहले बताइए ये गुड लोन क्या होता है, हम क्यों कि गुड लोन जो है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, और बैड लोन को नाम बैड लोन क्यों दिया गया, उसके अंदर कौन कौन से लोन आते हैं? आमतौर पे गुड लोन मतलब आप कोई भी एक ऐसा एसेट खरीद रहे हो जिससे फ्यूचर में आपको या कैश फ्लो होगा, या आपका कैश फ्लो का क्षमता बढ़ेगा, या फिर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तो आप एजुकेशन इसलिए ले रहे हो कि ज्यादा इनकम कमा सकोगे। अगर आप होम लोन ले रहे हो तो जाके आपको रेंटल नहीं भरना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग जिसमें रहने वाले हो उसका भी एप्रिसिएशन होगा। तो एप्रिशिएटिंग और आपका एक्सपेंसेस भी कम हो रहा है, ये बहुत गुड लोन्स होते हैं। लेकिन अगर आप लोन लेके ऐसा कोई एसेट खरीद रहे हो जो डेप्रिशिएट होता है, या फिर मोमेंटली, जैसे आपने लोन लेके इंटरनेशनल हॉलिडे पे चले गए, उस टाइम पे मोमेंटली आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस जरूर मिले, हाँ हम इंटरनेशनल हॉलिडे अफोर्ड कर पाए, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए टिकता है, उसके बाद उसका वैल्यू नहीं रहता, ये डेप्रिशिएट होता है। फॉर एग्जांपल कार लोन भी डेप्रिशिएट होता है, कार का प्राइस भी डेप्रिशिएट होता है, इसको बैड लोन कहते हैं। तो जो गुड लोन है उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। जो अगर आप कोई भी ऐसा चीज के लिए ले रहे हो जो डेप्रिशिएट हो रहा है या फिर लंबे समय अवधि के लिए आपको हैप्पीनेस नहीं देने वाला, तो आप सोचिए कि ये शायद बैड लोन है और ये ना ले तो क्या आपके लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप थोड़ा इकट्ठा करें पैसा, उसके बाद वो हॉलिडे मनाएं, रादर देन लोन लेके आप पछताए। बिल्कुल, तो लोन लेने में कोई ऐसी मनाही या परेशानी नहीं है, पर आपको मालूम होना चाहिए, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कि जो आप लोन किस कारणवश ले रहे हैं और लोन है में आपको कितना ब्याज देना पड़ता है, क्या वाकई वो आप पर भारी तो नहीं पड़ता वो लोन, वो आपको समझने की जरूरत। किसी भी लोन लेने के डूज एंड डोंट्स होते हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है। चर्चा कर रहे हैं हम, पंकज मटपाल हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी से, और फिनवाइज से प्रतिभा गिरीश हमारे साथ हैं। पंकज जी, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्हें अलग अलग जरूरतों के लिए कई बार लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है। कोई जरूरत बड़ी होती है, कोई जरूरत छोटी होती है, लेकिन कई बार जरूरत भी होती है, कई बार चाहत भी होती है। मतलब वांट्स और नीड्स, आपको किसी चीज की सख्त जरूरत है, आप उसके लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन आप कोई चीज चाह रहे हैं उसके लिए भी लोन ले रहे हैं। पहले जरूरत और चाहत के लिए लोन लेने का अंतर हमें समझाइए। दूसरा, अगर किसी को लोन लेना ही है तो हमें
रेशो कितना रखना चाहिए कि जब हम ईएमआई फाइनली पे कर रहे होंगे किसी लोन की, तो हमारे मंथली जो बजट है, मंथली बजट जो है वो बिगड़े नहीं, वो रेशो ना बिगड़े? बिल्कुल स्वाति जी, अभी जैसे प्रतिभा बता रही थी कि गुड लोन और बैड लोन, तो ऐसा ही है जहां पर आपकी जरूरत है। आ, हो सकता है किसी के पास पैसे नहीं है पर बेटी की शादी करनी है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है और उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो आप उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते और उसके लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जरूरत नहीं, आप घूमने जाना चाहते हैं या फिर आपके घर में छोटा टीवी लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि बड़ा टीवी आ गया है इसके लिए अब आपको भी लगता है कि आपके घर में चाहिए, तो ये चाहत है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल फोन से काम चल सकता था, लेकिन नहीं, आपको स्मार्टफोन चाहिए या एक्सपेंसिव फोन चाहिए क्योंकि आपके फ्रेंड्स के पास है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जरूरत के लिए लोन लेना वहां तक तो ठीक है, लेकिन चाहत के लिए लोन लेना, उसके बजाय आप इन्वेस्टमेंट करें, पैसे बढ़ाएं, पूंजी जुटाएं और उसके बाद में उन चाहत, जो भी आपकी चाहत है उसको पूरा करें, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि जब आप लोन लेते हैं, आपने पूछा कि कितना परसेंट, तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें होम लोन की या फिर कार लोन वगैरह की, तो आपके 30% टू 40% ऑफ योर मंथली इनकम जो है उतनी ही ईएमआई जानी चाहिए। हालांकि बैंक आपको आपकी जो मंथली इनकम है उसका 50% तक की ईएमआई बनाने के लिए उतना लोन दे देते हैं। बट गुड सेंस में मैं कहूंगा कि अगर वो 30% टू 40% तक ही हो तो बेटर होगा, क्योंकि आपके जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं और उसके अलावा सेविंग के लिए भी पैसा बच पाएगा। तो एक रूल ऑफ थंब यही कहूंगा कि 30% टू 40% ऑफ योर मंथली इनकम उतनी ही आपकी ईएमआई जानी चाहिए। 30 to 40% आपके इनकम टू ईएमआई रेशो होनी चाहिए, ये जरा समझ लीजिए। ये बात बहुत ही जरूरी बताई है पंकज जी ने। प्रतिभा, समझना यहाँ पर जरूरी है कि आखिरकार प्लानिंग तो हर कोई करता है, लेकिन कई बार प्लानिंग सही से नहीं चल पाती है और तभी एक कुछ गलतियां हो जाती है। कई बार हम जरूरत से ज्यादा लोन के लिए अवेल कर देते हैं और जब गुड लोन लेने की बारी आती है, इस बैड लोन के चक्कर में आपका सिबिल स्कोर बैड हो जाता है। तो आपका सिबिल स्कोर ना घटे ना कम हो, तो आपको लोन की जो हेल्दी हैबिट्स हैं, लोन बिहेवियर हेल्दी कैसे रखना चाहिए? पहला जो लोन हम लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का जो आपका यूसेज है, उसे वो बहुत ही एक अच्छा टूल है जिससे आप अपना सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हैं। कई सारे बेनिफिट्स होते हैं क्रेडिट कार्ड के, लेकिन कभी कभी गलती से एक डेट स्पाइरल में चला जाता है। तो पहला तो आप अपना सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए हर जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो टाइम पे भरे। जैसे क्रेडिट कार्ड आपने लिया तो मिनिमम ड्यू अगर आपको भरना है, आपको नहीं मिनिमम ड्यू भरना है, आपको पूरा का पूरा अमाउंट भरना है, बट अगर आप मिनिमम ड्यू भी नहीं भरेंगे डेडलाइन के अंदर तो आपका सिबिल स्कोर घट सकता है। तो आपको सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए इन टाइम पेमेंट करना चाहिए। जैसे पंकज जी ने बहुत अच्छी तरह से परसेंटेज के हिसाब से समझाया, आप इतना लोन ना ले कि आपको वो पे करने में दिक्कत हो या डिले हो जाए। अगर आपका सिबिल स्कोर गलत हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो आपका इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ने लगता है आगे जाके। अब उसको करेक्ट करने मतलब इंस्टेंटली नहीं है कि आपने गलत कर दिया और अगले 2 महीने में आपने करेक्टली पे किया तो इंस्टेंटली आपका स्कोर बढ़ेगा नहीं, उसको ठीक करने में भी समय लगता है। तो कोई भी लोन लो, आप अपना क्षमता देखिए और उससे थोड़ा कम ही ले। अगर आपको लगता है आप 50,000 तक ईएमआई भर सकते हो तो आप 40,000 का ले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके कि कोई भी डेडलाइन आपने मिस कर दिया। बिल्कुल सही बोला आपने प्रतिभा। तो लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े पंकज जी, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो महत्व है, जो मूल है, मूल मंत्र हम कहते हैं, वो यही होता है कि आपको जरूरत के समय पे आपका जो अपना पैसा है, जो आपने पैसे से पैसा बनाया है, वही काम में आए। तो जो आपकी चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े। ये छोटी छोटी प्लानिंग हर स्टेज पर कैसे की जाए? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए चाहे शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, आपको प्लानिंग करनी चाहिए और उस चीज के लिए आपको पैसे बचाने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए। आप देखिए जब आप लोन लेते हैं तो ईएमआई आपको पे करनी पड़ती है, तो इसका मतलब उससे पहले क्या जितनी आप ईएमआई पे कर रहे हैं उतना पैसा बचा रहे थे? तो अक्सर देखा जाता है ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब जब ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको लोन रीपे करना है तब पैसे बचा लेते हैं,
लेकिन यदि डिसिप्लिन हो आपके पास तो आप बिना लोन लिए भी पैसे बचा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा प्लानिंग करनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एटलीस्ट चाहतों के लिए लोन ना लेना पड़े। बाकी घर लेना है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप 20 साल वेट कीजिए, 15 साल वेट कीजिए, उसके बाद में आप घर लीजिए। आप घर ले लें और फिर आप ईएमआई पे करें, ऐसा अक्सर होता ही है। या फिर बिजनेस करना है तो उसके लिए भी लोन लिया जा सकता है, लेकिन लोन पे फोन लेना शायद मेरे हिसाब से ये सही चीज नहीं है। इसका ध्यान रखना चाहिए। स्वाति जी, एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे आज स्पेशली डिजिटल लैंडिंग की, और क्योंकि आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी की उसके बाद भी मैं देखता हूं कि अक्सर जो बोरोवर्स हैं उनको पढ़ते नहीं है, लास्ट में बस ओके और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी टर्म्स हैं। तो यदि वो गाइडलाइन रखी गई है और सब कुछ बताया गया है तो यदि उसको पूरा पढ़ लें तो शायद, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्वाति जी बहुत जरूरी है कि लोन वहां से ना लेके किसी और फिनटेक प्लेटफॉर्म से ले लें, लेकिन ये ट्रैप में ना फंसे। तो लोन जरूरत के लिए लें और साथ ही उतना ले जितनी जरूरत हो, और ट्रैप ना हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो फ्री लुक पीरियड जिसकी आपने बात की, जो कि आरबीआई ने भी अपनी नए नियम शर्तों में नई गाइडलाइंस में दिया कि आप एक फ्री लुक पीरियड दीजिए जो 1 से 3 दिन का का हो सकता है किसी भी ग्राहक के लिए। उसमें भी कोई जो ग्राहक है वो ये कह सकता है कि मुझे इस लोन की जरूरत नहीं है, शायद गलती से, या कई बार आप काफी दबाव में आ जाते हैं, वो दबाव में आके आपने एक्सेप्ट कर लिए थे लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस या लोन ले लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा मकसद होता है फ्री लुक पीरियड का किसी भी लोन के लिए। बिल्कुल स्वाति जी, ये बहुत ही अच्छा कदम है एक्चुअली आरबीआई का, क्योंकि जब आप साइन करते हैं बहुत सारे पेजेस पर तब ऐसे चांसेस कम होते हैं कि आप बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन जब डिजिटल पेमेंट की, डिजिटल लोन की बात होती है तो कोई ऑफर आया आपको और शायद आपने जल्दीबाजी में उसे एक्सेप्ट कर लिया, बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं आपको जरूरत नहीं थी, या फिर आप कुछ और दिखना चाह रहे थे, आपकी पूरी बात समझ में नहीं आई थी और आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसीलिए आरबीआई ने वो आपको कूलिंग ऑफ पीरियड दिया हुआ है। तो ग्राहकों को समझना चाहिए कि आपके बेनिफिट में है, आप समझें और उसका यूज करें। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं आरबीआई ने बहुत अच्छी लिस्ट बनाई हुई है, उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो डिजिटल लोन कैसे लें, क्या ग्राहकों के अधिकार है, आपको फटाफट लोन कब लेना चाहिए, कब थोड़ा अपने आप को संयम में रखना चाहिए, क्या वाकई आपको लोन की जरूरत है कि नहीं, ये सवाल आपको अपने से भी पूछने हैं और उसके बाद ही आप किसी तरीके के लोन को लीजिए। तमाम बारीकियां हमने समझी। पंकज जी, प्रतिभा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।